हेलो एवरीवन, आईएएस विद्या मित्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद्य, जो कि एक दुनिया समानांतर में लिखी गई है, उस कहानी को देखेंगे। देखिए, जब आप इस कहानी को पढ़ते होंगे तो कथानक में काफी ज्यादा बिखराव होने की वजह से इस कहानी को पढ़ने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसकी जो थ्योरी है, इसके सिगमंड फ्राइड पर आधारित है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो इस कहानी को समझने में बहुत आसानी होगी, नहीं तो ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस कहानी में मनोवैज्ञानिक तथ्य को आधार बनाकर के लिखा गया है। जैसे इसमें एक मैं होता है, एक वह होता है। तो जो मैं होता है वो वर्तमान रूप होता है, जो सामाजिक जीवन जी रहा होता है, एक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा होता है। और एक वह होता है जो वह व्यक्तित्व का वह पक्ष होता है जिसे पारिवारिक बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको वहां घुटन महसूस हो रही है। वो एक आवारा की तरह जीवन जीना चाहता है, जैसे वो शादी से पहले रहता था अपनी कॉलेज लाइफ में। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसकी पर्सनालिटी में विखंडन की समस्या जो आती है, उसको अच्छे से यहाँ पर चित्रित किया गया है। अब इसको समझने के लिए आपको सिगमंड फ्राइड को समझना पड़ेगा, तभी आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में दो मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला मॉडल है आकारात्मक मॉडल यानी टोपोग्राफिकल मॉडल, और दूसरा है संरचनात्मक मॉडल या गत्यात्मक मॉडल। अब टोपोग्राफिकल मॉडल क्या होता है, इसको समझने के लिए तीन स्तरों में विभाजित किया गया। देखिए, चेतन स्तर होता है, मन का वह स्तर जिसका संबंध व्यक्ति की चेतना अथवा ज्ञान से होता है, चेतन मन कहलाता है, कॉन्शियस कहलाता है। इसमें व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है या कर रहा होता है, उससे उसका ज्ञान होता है। जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमको पता हो, हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने की चेतना हो। दूसरा होता है अर्ध चेतन या प्री कॉन्शियस, या चेतन और अचेतन मन के बीच की स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति किसी ज्ञान या बात को अपनी इच्छा अनुसार या कुछ प्रयास के द्वारा कभी याद कर सकता है। जैसे अलमारी में रखा किताब जब हम नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और कुछ देर सोचने के बाद पता चलता है, अरे ये तो मैंने अपने दोस्त को दिया हुआ है। फिर आता है अचेतन, अनकॉन्शियस, मन का वह भाग जो चेतन से परे होता है। व्यक्ति के अंदर बहुत सी विचार होते हैं, इच्छाएं होती हैं, संवेग होते हैं, ये हमारे अंदर दबी हुई अवस्था में पड़े होते हैं। अपनी इच्छा अनुसार इन विचारों को ज्ञान या चेतना में नहीं ला सकते, ये अचेतन मन का भाग होता है। तो इस प्रकार से तीन स्तर हम देखते हैं। चेतन, जिसमें हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। अर्ध चेतन, ये चेतन और अचेतन के बीच होता है, इसको कुछ प्रयास के बाद याद किया जा सकता है। लेकिन जो अचेतन होता है वो चेतन से परे होता है, और बहुत से विचार, इच्छाएं, संवेग जो होती हैं इसमें पड़ी होती हैं। अब जो है गत्यात्मक पक्ष को देखते हैं। यहाँ पर तीन अवस्थाओं को बताया गया है, ईद, ईगो और सुपर ईगो। अभी जब हम कहानी पढ़ेंगे मेरा दुश्मन, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो ईद होता है और ईगो होता है, इन दोनों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। और जो ईगो और सुपर ईगो अगर होता है, इनके बीच अगर आपको विवाद देखना है, कॉन्फ्लिक्ट कैसा आता है, तो आपको ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता को पढ़ना होगा, तो वहां पर आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल जो हम देखेंगे, ईद और ईगो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो देखेंगे। ऐसी ही आप यही सच है कहानी जो देखेंगे मनु भंडारी की, उसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं दीपा के कैरेक्टर में। चलिए पढ़ते हैं। अब गत्यात्मक मॉडल में क्या होता है, जो ईद क्या होता है, जो ईद होता है मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाता है। इसे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे फ्राइड। इसमें वे इच्छाएं होती हैं जो लिबिडो यानी यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा से संबंधित होती हैं। ये तात्कालिक संतुष्टि चाहते हैं, तुरंत प्लेजर मिल जाए, जिससे ऊर्जा की वृद्धि एकदम सहन नहीं कर पाता, और अगर इसे सही ढंग से अभिव्यक्ति नहीं मिलती है तो ये विकृत रूप धारण करता है और व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये सब हमारे अंदर होता है, डिपेंड करता है हम किसको कितना किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका कैसे उसको दबा सकते हैं और किसको हमको जागृत करना है। दूसरा होता है ईगो। फ्राइड के लिए स्वचेतना की तरह होता है, जिसे हम मानव व्यवहार का द्वितीयक नियामक बताया गया है। ईद का जो होता है ये संगठित भाग है, इसका विकास अपेक्षाकृत देर से होता है, और इसका संबंध जो होता है वास्तविकता से होता है। ये वास्तविक परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता रहता है। फिर आता है सुपर ईगो। यह नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, समाज के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। व्यक्तित्व का वह पक्ष जो सबसे बाद में विकसित होता है, और जो ये सुपर ईगो है व्यक्ति को पूर्ण रूप से सामाजिक और आदर्श प्राणी बनाता है। जो सुपर ईगो और ईगो के बीच में लड़ाई, मैंने जैसे कि अभी बताया कि आप ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता में देखते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है शोषितों के पक्ष में काम करना चाहता है, उनको हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसका जो अपना स्वार्थ होता है ये करने नहीं देता है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, उसके बीच एक व्यक्ति में। और लास्ट में क्या होता है, अंधेरे में कविता में बताया गया है, लास्ट में जो होता है वो शोषितों के लिए काम करने के लिए
डिसाइड हो जाता है कि हाँ चलो हम सोचितों के लिए काम करेंगे। तो इस प्रकार से सुपर ईगो की विजय होती है। अब जो ये मेरा दुश्मन कहानी में है उसमें आप देखेंगे इड और ईगो के बीच में लड़ाई हो रही है। इड जो है अपनी अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता है, प्लेजर पे जीना चाहता है, और जो ईगो है उसको दबा रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। फ्रायड ने मन या व्यक्तित्व के स्वरूप को गत्यात्मक माना है। उनके अनुसार व्यक्तित्व हमारे मस्तिष्क और शरीर की क्रियाओं का नाम है। फ्रायड के मानसिक तत्व होते हैं जो चेतन में नहीं आ पाते, यह सम्मोहन या चेतना लोप की स्थिति में चेतन में आते हैं। इसमें बाल्यकाल की इच्छाएं, लैंगिक इच्छाएं, मानसिक संघर्ष आदि से संबंधित इच्छाएं होती हैं। इनका ज्ञान स्वयं व्यक्ति को भी नहीं होता है। उन्हें सामान्यतः व्यक्ति अपने प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा नहीं कर पाता, और ये विकृत रूप धारण करके या सपनों के रूप में हमें उन्माद के दौर में व्यक्ति के सामने उपस्थित होते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है। अब इसको देख ही रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कि क्या इन्होंने किस प्रकार से अवस्थाओं में बांटा है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं। मौखिक अवस्था ओरल स्टेज जन्म से 1 वर्ष, गुदावस्था एनल स्टेज 2 से 3 वर्ष के बीच में आ जाता है। लैंगिक अवस्था पैलिक स्टेज 4 से 5, और जो लेटेंसी स्टेज होता है 6 से 12, और उसके बाद जेनिटल स्टेज होता है 12 से 20 वर्ष का। इसी के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी भी दिया था, इसको देखते हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी, जिसके अनुसार शिशु की लैंगिक शक्ति प्रारंभ में खुद के लिए प्रभावित होती है, जो धीरे धीरे दूसरे व्यक्तियों की ओर उन्मुख होती है। इसी कारण पुत्र जो होते हैं अक्सर देखा जाता है माता की ओर, और पुत्री जो होती है पिता की ओर अधिक आकर्षित होती है, जिसके कारण लड़कों में माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती है, जिसे फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। देखिए यह थ्योरी जो है बहुत ही विवादास्पद है और चर्चित अवधारणा है, और इन संकल्पनाओं की सत्यता साबित करने के लिए कोई आंकड़े नहीं दे पाए थे। हिटलर जब आते हैं तो ये सारी इनकी बुक्स वगैरह जला भी देते हैं। वैसे हम इसमें नहीं जाते। अब जो है ये जो थ्योरी है इसको समझ गए होंगे अगर इड, ईगो और सुपर ईगो, तो फिर आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कहानी के पात्र में आप देखेंगे माला जो कि उसकी पत्नी है, और मैं और वो है। मैं जो है ये हो गया उसका ईगो, और वह जो हो गया उसका इड हो गया। तो ये आप समझ गए, यहाँ पर इड और ईगो के बीच में लड़ाई होगी। यही चीज आपको पूरी जगह मैं और वह के रूप में दिखाई देगा। अगर ये समझ गए होंगे तो फिर आप कहानी अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके कुछ लाइन्स हम देखते हैं। वह इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। वह का मतलब जो इसका इड है, जो स्वार्थी है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज मिला दी थी। खाली शराब वह शरबत की तरह गट-गट पी जाता है और उस पर कोई असर नहीं होता। आंखों में लाल डोर से झूलने लगते हैं, माथे के सिकने पसीने में भीग कर दमक उठती हैं, होठों का जहर और उजागर हो जाता है, और बस होश हवास बदसूर कायम रहते हैं। यहाँ पर जो वह है जो कि उसका स्वार्थ है, जो अल्हड़ है, बिल्कुल अपने कॉलेज के टाइम में जैसा जीता था, कोई मतलब नहीं होता था, पारिवारिक जो जीवन था उससे कोई लेना देना नहीं था, बंधन उंधन नहीं था, तो उस सिचुएशन में जैसा वो रहता था वो बीच बीच में आ जाता उसका वह। हैरान हूँ यह तरकीब मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो, मैंने कुछ सोचकर उसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूँ। मैं यहाँ पर जो है उसका ईगो है। आज भी यहाँ मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले ही घुट में जाकर पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा, लेकिन गिलास खत्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी थी और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी मैं आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल बहल कर रह गया था। वो जो है अपने स्वार्थ को मारना चाहता है। मैं समझता हूँ कि हर बुजदिल आदमी की कल्पना बहुत तेज होती है, हमेशा उसे खतरे की घंटी से बचा ले जाती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर देखा जरूर था। इतना भी क्या कम है कि साधारण हालत में मेरी निगाहें सहमी हुई से उसके सामने इधर उधर फड़फड़ाती रहती है। साधारण हालत में मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है। खैर अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, सर झूल रहा था। एक और लुढ़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुस्त सी उठान के साथ मेरी ओर उठाई थी। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि कमर दम तोड़ रहा है। आगे देखते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे किसी भी क्षण उछल कर खड़ा हो सकता है। होश संभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें वह उस जमाने की भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो उसकी बिल्कुल गूंगा हो गया है। उसकी गूंगी अवहेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा ना मैं एक बुजदिल इंसान हूँ। यहाँ पर बता रहा है कि वह जो है अब तो बहुत गूंगा हो गया, ये बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी है वो। वह कौन है? उसका अपना स्वार्थ है, जो कि पहले अल्हड़ जो उसका कॉलेज लाइफ था वैसा। माला और वह, अब माला जो उसकी पत्नी है,
माला को देखो, जो उसका जो वह रूप है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसको किस तरह से बताता है, माला और वह एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जाने दुश्मन हो। एक क्षण के लिए मैं यह सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी, फिर दूसरे ही क्षण माला की लानत मुलामत की कल्पना कर सहम गया था। बात को मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गिलगिले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौके के लिए सुरक्षित रहता था, कहता था, डार्लिंग जरा रास्ता तो छोड़ो, हम बहुत लंबी सैर से लौटे हैं, जरा बैठ जाएं तो सजा जी में आए दे देना। वह रास्ते से हट तो गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी। उसको जो है, माला को उसका वह रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही उस मुर्दार ने मेरी तरफ यूं देखा था जैसे कह रहा हो, तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूं देख रहा था जैसे एक की नजर बचाकर दूसरे से कोई साझेदारी संबंध पैदा करने की ख्वाहिश हो। माला के सामने बोलता कम हूँ, ज्यादा समय तोलने में ही बीत जाता है। उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। वैसे उसका गुस्सा वजह था, उसका गुस्सा हमेशा वजह रहता है। हमारी कामयाबी शादी की बुनियाद भी इसी पर कायम है। उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप फौरन कबूल कर लेता हूँ। बीच बीच में महज मुझे खुश कर देने के ख्याल से वह इस किस्म की शिकायत जरूर किया करती थी, तुम्हें ना जाने हर मामूली बात पर मेरे खिलाफ डट जाने में क्या मजा आता है। मानती हूँ मैं तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो, लेकिन कभी कभी मेरी बातें रखने के लिए सही वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से अपने जो वर्तमान जिंदगी है, यानी मैं की जिंदगी है, उसको बताता है। आमतौर पर घर से दूर रहने पर भी मैं घर के ही बारे में सोचता रहता हूँ, इसलिए नहीं कि घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है। गाड़ी न सिर्फ चल रही है बल्कि खुद चल रही है। बागडोर जब माला जैसी औरत के हाथ में हो तो चलेगी, नहीं तो करेगी भी क्या। नहीं, घर में कोई परेशानी नहीं, अच्छी तनख्वाह, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे बार सुख दोस्त, उनकी बीवियां भी खूब हट्टी कट्टी, अच्छा सरकारी मकान, अच्छा खुशनुमा लॉन, पास पड़ोस भी अच्छा, महंगाई के बावजूद दोनों वक्त अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और अच्छी बिस्तरी जिंदगी। मैं पूछता हूँ, इन सब के अलावा और चाहिए भी क्या एक अच्छे इंसान को। फिर भी अकेला होने पर घरेलू मामलों को बार बार उलट पलट कर देखने से वैसा ही इत्मीनान मिलता है जैसे किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत देखकर मिलता होगा। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती है। यह भी माला के सुप्रभाव का ही फल है। नहीं तो एक जमाना था मैं हरदम ऊब का स्वीकार हुआ करता था। यहाँ पर यह बता रहा है कि जो मैं वाला जो जिंदगी है वो अच्छा चल रहा है, तो उधर जाने की जरूरत क्यों है। तो ये अपने आप से ही आत्मसंघर्ष करता दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उस गुजरे हुए जमाने की ओर भटक गया हो। कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था। एक दिन जब बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक से जो उसका वह होता है, जो अजहरपन होता है, फिर सामने आ जाता है। अचानक वह मेरे सामने खड़ा हो गया। वैसे यह सच है कि उसे पहचानते ही मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया। अपनी बीवी को याद करता है कि देखो लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, वापस उस डायरेक्शन में क्यों जाया जाए। हर संकट में मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ। साथ ही यहाँ से दुम दबाकर भाग उठने की ख्वाहिश भी मन में उठती रहती थी। एक उड़ती हुई सी तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लौटने के बजाय चुपचाप उस कमबख्त के साथ हो लूं। तो कहीं फिर उसके बाद दूसरे ही पल उसको लगता है चलो उधर भी चलते हैं, वहां ज्यादा अच्छा था। जहां वहां ले जाना चाहे चला जाऊं और माला को खबर तक न हो। इस विचार पर तब भी मैं बहुत चौंका था और अभी तक हैरान हूं, क्योंकि आखिर उसी से पीछा छुड़ाने के लिए तो मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। जो वह था उससे ही पीछा, इस तरह की जो लाइफ थी उससे ही पीछा छुड़ाने के लिए उसने माला से शादी की थी। अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत ना की होती है, लेकिन उस भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैंने सोचा था और मेरा मुंह शर्म के मारे जल उठा था। फिर आगे वही बात कह रहा है, फिर से उस साइड जाना चाह रहा है, वह की तरफ। बड़ी ही मुश्किल से आंख उठाकर उसकी ओर देखा था, वह की ओर। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। ये अपने आप ही सोच रहा है कि जो वह है मेरी तरफ आ रहा है। कसे हुए दांतों से मैंने उसकी आंखों का सामना किया था, अपना हाथ उसके खुरदरे हाथों में देते हुए इसकी सांसों की बदबूदार हरारत मेरे अपने चेहरे पर झेलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्दत आजाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है, एहसास से जितनी तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि उसे कोई पकड़ ले। कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि हाँ, वह जो इसका वह मन था उसको ये हावी होने दे रहा था अपने आप से। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं, वो अपने घर अपने साथ वह को लेके चल रहा है। अपनी अपनी खामोशी में लेटते हुए हम धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे कंधे पर कोई लाश उठाए हुए। जब माला की डांट डपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा
तो बज्जात मजे में बैठा बेड़ी पी रहा था। अब यहाँ पर उसका वह हावी हो गया है। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ जैसे वह कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभाल कर उससे नजर मिलाए बगैर मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखे और तेज कर दिए। एक झुंझली हुई ठोकर से उसके जूतों को सोफे के नीचे धकेल कर रेडियो चलाना ही चाहता था कि उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया। जी मैं आया हाथ बंद कर उसके सामने खड़ा हो जाऊं और सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, अब मेरे हाल पर रहम करो। माला के आने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना नतीजा बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवाय एक जहरीली हंसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब न दिया होता। वो बहुत जालिम है, हर बात की तह तक पहुंचने के कायल, भावुकता से सख्त नफरत है उसको। उससे कमरे का जायजा लेते देख मैंने तभी निगाहों से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। टांगे समेटे और सोफे पर बैठा हुआ जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शकल अब भी मुझसे कुछ मिलती थी। इस विचार से मुझे कोफ्त भी है। एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक जमाना था जब वही एक मेरा मात्र आदर्श हुआ करता था। हम दोनों घंटों के साथ घुमा करते थे, जब हम बार बार कई नौकरियों से एक साथ इस्तीफे दिए थे, जब वो बिल्कुल मैं जो है अभी वर्तमान बिल्कुल वह था, उसके जैसा था। अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं उसके वह और मैं में, क्योंकि अब शादी हो चुकी है, पारिवारिक बंधन में। और आज आखिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में कामयाब हो गया हूँ। अब सामने दो रास्ते हैं, ये अंतिम पंक्तियां हैं। सामने दो रास्ते होते हैं, एक की जब वो होश में आए उसका वह, तो उसे होश में आने से पहले उसे जान से मार दूं, और दूसरा यह था कि अपना सामान बांध करके फिर से वह बन जाऊं जैसा मैं पहले था। हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दें, वह के साथ हो लूं जिससे भागकर मैं यहाँ पर माला से शादी कर लेता हूँ, माला की गोद में पनाह लेती। अगर माला इस समय यहाँ होती तो कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती। अब माला जो है चली जा चुकी है, लेकिन वह नहीं है और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। अब उसके सामने समस्या ये है कि अपने ईड को हावी होने दे या फिर ईगो से उसको दबा दे। तो यहाँ पर आप देखिए जो ईड और ईगो के बीच में किस प्रकार से संघर्ष है, और ये जो अंत होता है इसका, ये प्रश्न से समाप्त होता है। यहाँ पर अगर विशेष आप लिखेंगे तो ईद और ईगो का द्वंद व्यक्त किया गया है। व्यक्तित्व विखंडन की समस्या को अच्छे समझाया गया है, जहां मैं जो है इसका ईगो है और ईद क्या है वो है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता में आप ईगो और सुपर ईगो के बीच में देखते हैं। शोषितों के पक्ष में काम करना चाहता है, उसका जो वह रहता है शोषितों के पक्ष में काम करना चाहता है अंधेरे में कविता में, और जो ईगो होता है वो जो है स्वार्थ की साइड जा रहा है उसका। तो उन दोनों के बीच में वहां पर लड़ाई होती है। अब भाषा जो एकदम प्रतीकात्मक है, इसीलिए जब तक आप इसको मैं और वह का अर्थ नहीं समझेंगे कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये पढ़ने के बाद आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। हिंदी और उर्दू जो है शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो कथानक में बिखराव देखने को मिलेगा, जैसा कि नई कहानी की विशेषता है। और अब शायद इस कहानी को पढ़ने में आपको समस्या नहीं आएगी, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। थैंक यू।